हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जैसे आज की डेट में करोड़ों आदमियों की किस्तें रुकी हुई हैं और उनके पास लीगल नोटिस आ रहे हैं। तकरीबन सबके पास ही आ रहे हैं, क्योंकि 2 3 4 किस्तें तो लोगों की रुकी गई हैं। और लीगल नोटिस आने के बाद बहुत से आदमी मेरे से कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या लीगल नोटिस आने से क्या आपकी एफआईआर हो सकती है, क्या आपका पर्चा दर्ज हो सकता है, क्या आपके खिलाफ थाने या चौकी के अंदर मुकदमा दर्ज हो सकता है। हो सकता है तो किस कारण से हो सकता है, नहीं हो सकता तो कैसे नहीं हो सकता। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, कोरोना काल की वजह से लोगों के बिजनेस, व्यापार, काम धंधे लगभग ठप हो चुके हैं। 20 30 40 50% पे लोग काम कर रहे हैं। 12.25 करोड़ आदमियों की जॉब चली गई है। जिनकी है वो भी 20 30 40 50% पे काम कर रहे हैं। अब दिक्कत परेशानी कहाँ आ रही है, क्योंकि कोरोना के आने के बाद, यानी 25 मार्च से देश बंद हो गया था। 25 मार्च 2020 के बाद आज तक बात करें तो बहुत कम आदमियों ने लोन लिया है। जो ये लोन डिफॉल्टर हो रहे हैं, एनपीए में तो अभी गया नहीं है केस किसी का भी, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हुए हैं, अंतरिम राहत मिली हुई है उस पर। किसी का भी केस एनपीए में नहीं जा सकता, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर। जब तक एनपीए में नहीं जाएगा तब तक कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी, चाहे वो कितने ही लीगल नोटिस भेज ले आपको, वो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती, कोर्ट के अंदर भी केस नहीं कर सकती। दोस्तों, जैसे सबसे पहले दिक्कत परेशानी कहां आ रही है भाई, जब कोरोना काल से पहले किसी आदमी की मान लो इनकम 50,000 थी या किसी की 25,000 रुपए थी, तो उसने लोन ले रखा था, वो अपनी इनकम के हिसाब से ही ले रखा था ना। 25 वाले ने हो सकता है 5,000 रुपए किस्त तो पर्सनल लोन ले रखे हो, या कोई स्कूटर मोटरसाइकिल का लोन ले रखे हो। 50 वाले ने हो सका कोई कार जीप का लोन ले रखे होगा, या और कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन ले रखे होगा। तो वो आदमी ने, बहुत करोड़ों आदमियों ने लोन लिए हुए थे, और वो लोन की ईएमआई भी जारी थी कंटिन्यू। मुट्ठी भर आदमियों के एनपीए में केस उस टाइम जा रहे थे, करोड़ों आदमियों के नहीं जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी इनकम के हिसाब से लिया हुआ था। अब सवाल यह है, क्योंकि 50% से भी इनकम कम हो गई है। अब किसी की 50,000 रुपए इनकम थी, उसकी रही 15,000 रुपए गई। अब उसने किस्त 20,000 रुपए का रखी थी। अब वो बेचारा 15,000 रुपए में अपना घर चलाएगा या 20,000 रुपए किस्त देगा? 20,000 रुपए किस्त देगा तो कहां से देगा? अब आज की डेट में करोड़ों आदमियों को ऑप्शन आ गया है एनपीए में जाने का, लेकिन क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट से रोक लगी हुई है तो एनपीए में तो जा ही नहीं सकता, आपके ऊपर तो केस रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकता। अब सवाल यह आता है कि जो ये लीगल नोटिस भेज रहे हैं, इसका मतलब क्या है? जो आम आदमी होता है, मैं आपको कानूनी भाषा में उसको समझ में नहीं आती, मैं आपको सामान्य बोलचाल की भाषा में, देसी भाषा में बताता हूं इसका मतलब क्या है। लीगल नोटिस का मतलब कोर्ट का नोटिस नहीं है। कोर्ट का नोटिस और लीगल नोटिस, इसमें दोनों में फर्क है। लीगल नोटिस मतलब वो जो कंपनी या एनबीएफसी या एचएफसी या बैंक जिससे आपने लोन लिया है, वो आपको इंटीमेशन कर रहा है अपने वकील के द्वारा कि भैया आप मेरे इतने पैसे दो। आपको पहले तो पता ही है, ये चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट लगाते हैं पीछे। 99% तो चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट ही हैं, जिनका काम रिकवरी करने का। वो लोगों को डरा धमका के पैसे ले भी लेते हैं। जब नहीं लिए जाते इनसे तो ये क्या करते हैं, 3 नोटिस भेजते हैं आपके पास। पहला नोटिस आता है 33 दिन के बाद, दूसरा नोटिस आएगा लगभग 66 दिन के बाद, तीसरा नोटिस आएगा 93 दिन के बाद। वो एनपीए का आ जाता है सीधा। अब क्योंकि एनपीए का आ नहीं रहा तो ये मेरे देखने में आया 3 महीने में 6 भी भेज देते हैं। वो तो इनकी अपनी इंटरनल गाइडलाइंस है कि क्या करते हैं। अब जब सामान्य आदमी होता है, एक साधारण आदमी है, जो कॉमन मैन है, जैसे ही उसके पास लीगल नोटिस आता है उसको समझ में नहीं आता, वो डर जाता है। कुछ ये चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट फोन पर कर करके उसका खोपड़ा खराब कर देते हैं। भाई ये नोटिस आ गया, भाई जेल है भाई। तो वो बेचारा समझ नहीं पाता। अब जिस आदमी की 50,000 रुपए इनकम थी, आज रहेगी 15,000 है, किस्त देनी उसने 20,000 है। अब उसको तो उसकी बेसिक जरूरत ही नहीं पूरी हो रही यार।
क्योंकि वो तो 30,000 रुपये में अपना खर्चा चला रहा था ना, 20,000 रुपये वो किस्त भर रहा था। अब उसका जितने में खर्चा चलता था उससे आधी तो उसकी इनकम ही होगी। अब अगर इनकी किस्त भी नहीं दी जा रही, उसको अपना ही खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा। अब उसके पास इन्होंने नोटिस भेज दिया। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, ये मनोवैज्ञानिक दबाव में लेना चाहते हैं बैंक और एनबीएफसी कंपनी आपको कि आदमी डर जे। यही इनका मोटिव है, डरेगा। दुनिया में दो ही तरीके से सारे काम होते हैं, या तो कोई आदमी शौक से किसी चीज को खरीदेगा या डर से खरीदेगा। अब आपको शौक तो पड़ नहीं रहा पैसे देने का उनका, क्योंकि आपके पास है नहीं, दे रहे थे। अब वो डरा रहे हैं। पहले चवन्नी छाप रिकवरी एजेंटों से कर लिया, वो भी डरा रहे हैं, उधर से लीगल नोटिस भेज रहे हैं। पहले वो धमकी देते हैं, फिर लीगल नोटिस। लीगल नोटिस का मतलब ये है कि उनके वकील ने आपको एक नोटिस भेजा, उसमें पहले नोटिस में लिखा क्या पाएगा। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि कोर्ट के नोटिस में और वकील के नोटिस में, उनके वकील के नोटिस में फर्क क्या है। भैया जब कोर्ट का नोटिस आपके पास आएगा तो मान्य कोर्ट की मुहर उसके ऊपर लगी होगी और जज साहब के साइन हुए होंगे, उसको माना जाएगा कोर्ट का नोटिस। और कोर्ट का पैदा सरकारी आदमी आपके घर देने के लिए आएगा, हो सकता है डाक से भी आ जाए, उसको बोलते हैं कोर्ट का नोटिस। और जो ये लीगल नोटिस है, ये इनके अपने वकील का नोटिस है। इन्होंने परमानेंट वकील अपना रखा हुआ, ज्यादातर कंपनियों ने तो परमानेंट सैलरी पे ही रखा हुआ है, या हो सकता है कुछ ने कमीशन पे भी रख रखा हो, कोई छोटी कंपनी होगी तो, नहीं तो इन्होंने लगभग सारे देश में परमानेंट। अब वो आदमी आपके पास नोटिस भेजेगा। अब आज की डेट में अगर आपके पास नोटिस आ रहा है, आप घबराए ना, ये तो करोड़ों आदमियों के पास जा रहा है भाई साहब नोटिस, आपके किले के पास नहीं आ रहा। पहले नोटिस में जब उस पर मोहर नहीं लग रही ना जज की, और साइन नहीं हो रहे, तो आप चिंता ना करो, तो वकील का नोटिस है। उसमें क्या लिखा पाएगा, भाई साहब आपकी किस्त रुक गई है, इतनी प्लंटी है, इतना ब्याज है, इतना जुर्माना है, इतना बाउंस चार्जेस है, ये दे दो। नहीं दोगे तो कानूनी कार्रवाई होगी। मेरी सलाह हमेशा ये है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बैंक या एनबीएफसी कंपनी का पैसा दे दीजिए। नहीं है, कम है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करिए, अपना रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई करिए कि भाई साहब मेरे पे अब 20,000 रुपये किस्त नहीं दी जा रही है, क्योंकि मेरी इनकम ही यार 15,000 रुपये है, तो मेरी 5-7 हज़ार रुपये आप किस्त कर दो। हो सकता है वो आपकी किस्त कम कर दे, आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम को मान ले, तो आपकी ईएमआई कम हो जाएगी, तो स्वाभाविक बात आप उसको पे कर पाओगे। अगर इस तरह से वो मान जाते हैं तो आपका काम चल जाएगा, आपकी फाइनेंशियल डेथ नहीं होगी, क्योंकि कोरोना सारी उम्र नहीं रहेगा। या तो कोरोना ही रहेगा या हमारी द्वारी चले जाएंगे, या कोरोना ही रहेगा, दोनों में एक काम होना भाई, ये तो कन्फर्म है। यहां तक तो बात होगी क्लियर। अब अगर वो मान नहीं रहे, किस्त कम नहीं कर रहे, आपके पास पैसा नहीं है, अब भाई जिस पे पैसे नहीं है उसका तो भाई शनि भी नहीं कुछ बिगाड़ सकता है, तो क्या बिगाड़ेंगे बैंकर एनबीएफसी कंपनी। आपके पास पैसे हैं नहीं और आपने देने नहीं, क्योंकि है ही नहीं तो देंगे कहां से, फिर उसका क्या करेंगे भाई। तो उसका अगर आपकी सिचुएशन ऐसी आज की डेट में कि आपसे अपना घर का खर्चा ही चलाना मुश्किल हो रहा है, बिजली का बिल देना मुश्किल हो रहा है, आप किसी भी तरीके से इनको पैसे नहीं दे सकते, आपका कोई यार प्यारा रिश्तेदार आपको पैसे नहीं दे रहा कि आप इनसे सेटलमेंट भी कर ले, वो भी आपके पास पैसा नहीं है, तो भाई साहब घबराए ना, पैनिक ना हो, कुछ नहीं करना। नोटिस आया, उसको देखो, जज की मोहर तो लग नहीं, उन्हें पाड़ का फेंक दे डस्टबिन में। एक महीना गया, बोल दे रहने देना रिकवरी एजेंट, बोकण दे, कुत्ता भौंकता रहे यार, हाथी चलता रहे, हाथी का फर्क थोड़ी पड़ा है, वो तो भौंकेंगे ही, बोकण दे। फिर दूसरा आएगा 33 दिन के बाद, 63 दिन के बाद दूसरा आ जाए, उसने भी देख, उसमें भी जज कनिया, उन्हें पाड़ का फेंक दे, चल भाई 2 हो गए भाई। अब ये जगह तीसरा भी कोर्ट का नहीं है, तीसरा एनपीए का है। अगर एनपीए में चला गया, अगर आपका सिक्योर लोन है, तो सिक्योर लोन आपका मकान दुकान जमीन जायदाद का, स्कूटर मोटरसाइकिल का, इन चीजों का है। जमीन जायदाद मकान दुकान का होगा तो एक नोटिस और भेजेंगे, आपको 2 महीने का टाइम देंगे भाई, 2 महीने के अंदर, पहले 7 दिन का देते हैं, 7 दिन में पैसे दे भाई, फिर इन्हें देख लिया तो दिन देनी भाई आई नहीं इस पर, फिर 2 महीने का टाइम देंगे भाई, हम तेरा मकान के ऑक्शन करेंगे भाई, इसको नीलाम करेंगे। पर मेरे देखने में आया 2-3 साल लग जाते हैं इनको आपके मकान का कब्जा लेने में, इस सारी प्रोसेसिंग में। मैंने किसी का मकान 6 महीने में घुस तो है नहीं देखा आज तक, तो ये कन्फर्म है, वो ये इनकी प्रोसेसिंग है, वो लेंगे तो जरूर, पर ऐसा नहीं है कि उसी दिन ही ले लेंगे। अब अगर आपका अनसिक्योर लोन है, फिर ये क्या करेंगे, फिर ये नोटिस भेजेंगे एनपीए का, अभी तो एनपीए पे रोकी है, तो एनपीए का अगर नोटिस आ गया कोई बात नहीं भाई, आ जाने दे। अब जब कोर्ट का नोटिस आएगा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका पर्सनल लोन है, अगर आपने कोई चेक दे रखा है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, 138 नेगोशिएबल एक्ट का चेक को बाउंस करवा के आपके ऊपर केस कर देंगे।
केस कर देंगे ओ भाई 4-5 साल चलेगा वो। ये सेटलमेंट क्यों करें? सेटलमेंट न्यू करें। अगर इनके 1 लाख रुपए आपने देने हैं भाई साहब, 1 लाख रुपए के तो 1.5 साल में दुगुने कर दें, क्योंकि ये तो 35-40% ब्याज लेने लग रहे। 25% तो कम है ही नहीं पर्सनल लोन में एनबीएफसी कंपनियों का। तो ये तो भाई साहब उस 5 साल में जब तक डिसीजन आएगा आपको नहीं पता, क्योंकि आम आदमी हो। लेकिन जो ये कंपनी हजारों करोड़ रुपए की कंपनी, इनको सारा पता है। केस चलेगा 4-5 साल। अब जब केस 4-5 साल चलेगा, जो माननीय जज साहब है वो भी हमारे से और आपसे और इन कंपनी वालों से या बैंक वालों से बहुत समझदार है, तभी तो उस पोस्ट पे बैठे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपकी सजा होगी। हो भी गई 2 साल की, अरे भाई साहब सारे देश का नियम है, कानून है कि किसी भी केस में 3 साल की सजा हो जाए तो आपको तुरंत सेशन कोर्ट से जमानत मिल जाती है। आपको जमानत मिल जाएगी, फिर नेक्स्ट कोर्ट में जाएगा, फिर 5-7 साल लगेंगे, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, फिर 15 साल लगेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर 20 साल लगेंगे, लगभग 35 साल लग जाएंगे। अरे भाई साहब आप 35-40 साल के तो पहले ही हो। अरे 70-75 में तो हरिद्वार ही चले जाओगे मेरे यार, पैसे देने वाला भी जालेगा और आप भी जालोगे, पैसे किस पता लेगा यू। इसी कारण से ये सेटलमेंट के ऑप्शन पे आते हैं। उसमें बिगड़ता कुछ नहीं, हाँ बिगड़ सकता है, मान्य कोर्ट के द्वारा आदेश हो जब इसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ले, पर यार देने ही 1-2 लाख रुपए है क्या कि प्रॉपर्टी अटैच करेगा। अब जो दूसरी बात आती है, चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट जो फोन करते हैं, और कई बार वकीलों के भी फोन आते हैं, लोग मेरे को कहते हैं वकील के पास कोई राइट्स नहीं आपके पास फोन करने के। सबसे पहली बात, वो ज्यादातर फेक वकील हैं, वो वही चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट ही साले रोल कर रहे हैं उसका, वकील का। ये वकील नहीं है, अगर है भी वकील जेन्युइन भी, उसके पास कोई राइट्स नहीं है। वो आपको फोन कर रहा है, आपको कह रहा है यहां आ जा, फलाना जा, पैसे दे दे, उसको क्या भाई नोटिस भेज, रिटर्न में भेज, मैं रिटर्न में जवाब दूंगा। कोई आप मैं जवाब ही नहीं दे रहे, नहीं देता भाई, मैं नहीं है मेरे पे पैसे भाई, नहीं दे रहा भाई जवाब, मेरे पास पैसे ही नहीं है, बात खत्म, दोबारा नोटिस भेज दे भाई साहब। जब तक एनपीए में नहीं होगा कुछ नहीं कर सकते, एनपीए में जाने के बाद वहां करेंगे। अब बहुत से कमेंट ऐसे भी आ रहे हैं जी, ये तो कह रहे हैं एफआईआर दर्ज हो जाएगी भाई। वो वकील भी बोलता है मना फलाने थाने में कह रखा, या तो पैसे दे जा। एक मेरे पास ऐसा आया, 64 साल का आदमी है, उसने कार का लोन ले रखा है, बुजुर्ग आदमी है, रिटायर हो रहा, उससे वो किस्त नहीं दी गई। वो कह रहे भाई साहब थाने में फोन कर रखा, फलाने में पुलिस थाना वाली हो रही, 4 घंटे का टाइम है, पैसे दे जा नहीं तो मैं फलाना वकील बोल रहा। अरे भैया इनके पास पावर नहीं है, तो टोटल बकवास कर रहे हैं। सिर्फ 2 कंडीशन में आपका पर्चा दर्ज हो सकता है, कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपका पर्चा दर्ज कर सकती है, वो आप ध्यान से सुनना और फ्यूचर में याद रखना। या तो आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स दिए हो, चाहे आपने 10,000 रुपए का लोन लिया, 10 लाख का लिया, 1 करोड़ का, चाहे 10 करोड़ का। फेक डॉक्यूमेंट्स मीन्स आपने स्टेटमेंट फर्जी लगा दी, ऊपर से बदल दिया, नीचे किसी और की स्टेटमेंट लगा दी, बैंक या एनबीएफसी कंपनी को पता लग गया भाई फ्रॉड कर दिया। सुनो, आपने अपना एड्रेस गलत दे दिया, उस टाइम आप उस एड्रेस पे नहीं रहते थे, हाँ उस टाइम उस एड्रेस पे रहते थे, आज कहीं और रहते हो, वो कोई मैटर नहीं करता। जब लोन लिया था जब गलत नहीं होना चाहिए। आपने और कोई फेक डॉक्यूमेंट्स दे दिया, कोई प्रॉपर्टी का दे दिया, किसी चीज का बिल गलत दे दिया, तो ये आपका पर्चा दर्ज कर सकते हैं। या आप जिस एड्रेस पे रह रहे थे आज उस एड्रेस पे नहीं रह रहे, आपने अपना मोबाइल भी बंद कर दिया, फिर भी आपका ये पर्चा दर्ज कर सकते हैं। लेकिन मेरे देखने में आया जो कॉमन आदमी है उनने ये काम करे, इन्होंने कोई इनको फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रखा। ज्यादातर के तो यार एडवांस अप्रूवल आ रही यार बैंकों में है, भाई लोन ले ले, उसके पास मैसेज आ गया, उसको थोड़ी बहुत जरूरत थी नहीं थी, वो जब दे ही रहे तो उन्होंने कहा ले ही ले यार, वो भर ही रहा था। सबसे पहले बात तो ये होगी। दूसरा कारण क्या है, विलफुल डिफॉल्टर। इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा यह है कि अगर आप Audi Q7 टॉप मॉडल जो कि 70 लाख रुपए के करीब आती है उसमें घूम रहे हैं और इनका 2-3 लाख रुपए नहीं दे रहे या 7 लाख भी नहीं दे रहे, तो आप विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में आ जाएंगे कि ये आदमी, इसकी इंटेंशन ही हमारे साथ ठगी करने की। उस कंडीशन में भी ये आपका पर्चा दर्ज करवा सकते हैं। ये भी आम आदमी ने काम नहीं किया तो आपने अगर ये 2 काम नहीं किए, आप विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में नहीं है और आपने इनको कोई फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, इनका बाप भी आपका पर्चा दर्ज करवा सकता। वो पुलिस वाले को पागल थोड़ी है यार, ये कहेंगे पर्चा दर्ज, उनका रोज का काम हो तो पर्चा नहीं दर्ज कर दे, इतने वो पागल नहीं है। यही फर्जी पुलिस बन के करे फोन जोन चानू का ना बताने और आपने इन दोनों में से कोई गलत काम नहीं कर क्या चला जाए, आता है मेरा दिमाग ना खराब करा, तेरे जैसे पुलिस वाले वो देखे भाई कोई पर्चा नहीं दर्ज हो सकता। सिविल का केस चलेगा और उसने लड़ लियो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इस तरीके से आपको समझ में आ गई होगी कि आपका पर्चा ये दर्ज नहीं करवा सकते, ये फिर तो बेफालतू की बकवास करते हैं। और इनके वकील के पास राइट्स क्या है, जो लीगल नोटिस है उसका क्या मतलब है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब कोर्ट का नोटिस आएगा तब आप जाना, बस दैट्स ऑल। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मेरी एक फेसबुक आईडी है अमरदीप कादियान के नाम से, मैं उसका लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस पर मेरे से मिल सकते हैं। कोई कमेंट कई बार मैं इस पे जवाब नहीं दे पाता, वहां पे भी आप मेरे से मैसेंजर में चैट कर सकते हैं। तो नमस्कार।